हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने अभी जो पिछला वीडियो था उसमें बात की थी कि मानव भूगोल प्रकृति एवं विश्व क्षेत्र की बात की थी। चैप्टर कैसे बना उसके बारे में बात की और मैं आपको लेकर आया था मानव भूगोल का जन्म से लेकर आया था, उसकी परिभाषा तक लेकर आया था और साथ में कुछ जो विद्वान है, रेडजेल है, एलन सैम्पल, जिन्होंने जो परिभाषा दी उसके बारे में लेकर आया था, जो किताब बताई थी मैंने आपको। अब हम आज आगे लेके चलेंगे इसके अंदर। बड़ा ही बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप इससे अपने आप को जोड़ भी पाएंगे। उस टॉपिक का नाम है मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण, ये क्या है इसको समझिए। आप इसको हेडिंग से समझिए, मानव का प्राकृतिकरण, यानी मनुष्य को प्रकृति के आबद्ध कर लिया है। मनुष्य ने प्रकृति के मतलब मनुष्य के चारों ओर प्रकृति है। ये बात कहां से शुरू होती है? ये बात शुरू होती है जब मनुष्य आदिम काल अवस्था में था। जब मनुष्य आदिम काल अवस्था में था, आदिम काल अवस्था में था। अब आदिम काल अवस्था में था, उस वक्त क्या था कि मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, अपनी मूलभूत आवश्यकता जो भी होती है, क्या समझते हैं आप? मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी है, भोजन है, आवास है, वस्त्र है, उन सब के लिए किस पर निर्भर था? वो प्रकृति पर निर्भर था। प्रकृति पर निर्भर था। अभी आप हम इसकी परिभाषा बनाएंगे, हम ये बनाएंगे कि मानव का प्राकृतिकरण होता क्या है, लेकिन आप समझिए पहले कि मूलभूत आवश्यकता के लिए प्रकृति पर निर्भर था। आदिम काल अवस्था की बात हो रही है, ये आदिम काल अवस्था की बात हो रही है। और उसकी जो तकनीक थी, यानी उसकी जो प्रौद्योगिकी थी, तकनीक कहते हैं हम जिससे, वो क्या थी? अत्यंत निम्न स्तर की थी, यानी वो निम्न स्तर की थी। आप ये मान लीजिए निम्न स्तर की थी। तो ये जो एक वातावरण था, एक पर्यावरण था, उसे ही हम मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। यानी मनुष्य जब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति का क्या मानता था? प्रकृति को, स्वयं को प्रकृति का दास भी मानता था। प्रकृति का दास मानता था, प्रकृति से डर था, भय था और प्रकृति के साथ ही रहता था। तो वो मानव का प्राकृतिकरण एक वातावरण वो उसमें आता है। इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि आप ये देखिए, इसमें कहानी दे रखी है अपने किताब में ही। एक बेंदा नाम का व्यक्ति है जो मध्य भारत में रहता है। मध्य भारत में रहता है, वहीं पर अपनी एक खेती करता है जिसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। एक बेसिक नॉर्मल सी खेती है। वहां पर वो प्रकृति के पास ही रहता है, वैसे वस्त्र पहनता है, एक लंगोट पहनता है, पानी पीने के लिए जा रहा है, वहां पर प्रकृति के पास नहीं है। तभी कुछ लोग आते हैं और वहां से वो चला जाता है। यानी इस अवस्था के अंदर क्या माना गया है कि प्रकृति को इतना मजबूत माना गया है कि बाहरी किसी व्यक्ति के प्रवेश को मना किया गया है। अब आप देखेंगे मानव का प्राकृतिकरण क्या है, शब्दों में लिखेंगे तो ये एक ऐसी अवस्था है, एक आदिमकालीन अवस्था है जब मनुष्य प्रकृति पर निर्भर था और प्रकृति का अपना स्वयं को दास मानता था। मूलभूत अवस्था के लिए प्रकृति पर निर्भर था और इसमें यहाँ की जो प्रौद्योगिकी स्तर था वो बड़े बड़े निम्न थी। ये शब्द बहुत मोस्ट है, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक, क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति पर जो अपना प्रभाव जमाया है वो तकनीक के हिसाब से जमाया है। आप ये जानकर करेंगे जब मानव भूगोल के अंदर पढ़ते हैं तो ये नहीं पढ़ते हैं कि मानव भूगोल ने मनुष्य ने क्या बनाया है, मनुष्य ने किस तकनीक के द्वारा बनाया गया है, ये आप इसमें पढ़ते हैं। आपको पता है कि जब पूरा पाषाण काल के अंदर अग्नि का आविष्कार हुआ तो आग का आविष्कार कैसे हुआ? जब पत्थर से पत्थर रगड़ा तो अग्नि का आविष्कार हुआ। नदियों में सिंचाई के लिए काम लिया गया। तो धीरे धीरे जब मनुष्य प्रकृति के पास रह रहा है, सामंजस्य कर रहा है, तो अपने आप में ही वो तकनीक को मजबूत कर रहा है, तब वो क्या है, प्रकृति से बाहर निकलता है। लेकिन ये क्या ऐसी अवस्था है जब मानव का प्राकृतिकरण है। और एक दूसरी बात देखिए, जैसा वातावरण होता है वैसी विचारधारा होती है। और इस विचारधारा के अंदर, यानी इस समय जो विद्वान थे, भूगोलविद्ता थे, जिस विचारधारा का समर्थन कर रहे थे, वो विचारधारा थी नियतिवाद। वो विचारधारा थी नियतिवाद विचारधारा। मैं आपको विचारधारा साथ लेकर चलूंगा। वो विचारधारा कौन सी थी? नियतिवाद विचारधारा। नियतिवाद विचारधारा क्या है? ये विचारधारा ऐसी है, इसमें माना गया है कि प्रकृति प्रमुख है। प्रकृति प्रमुख है, प्रकृति प्रमुख है और मनुष्य उसका दास है। मनुष्य उसका दास है। चूंकि इसमें जर्मन भूगोलविद्ता है, आपको नाम बताए थे मैंने आपको, जैसे रेडजेल की बात की, रेडजेल ने इसके बारे में काफी बताया था। आपके हम्बोल्ट ने इसके बारे में काफी बताया है। आपकी किताब में तो नाम नहीं है लेकिन आपको समझना होगा। हम्बोल्ट ने, एक कार्ल रिटर है, कार्ल रिटर, उन्होंने भी इसके बारे में काफी कुछ बताया गया है। उन्होंने बताया है, एक अमेरिका की एक विदुषी है जिसका नाम था एलन सैम्पल, उन्होंने भी इसमें काफी बताया था, जो भी घोर समर्थक थी किसकी? नियतिवाद की घोर समर्थक थी।
तो आपके पास प्रश्न आ सकता है कि मानव का प्राकृतिकरण में आप किस विचारधारा का प्रभाव देखते हैं, तो आपको उत्तर होगा नियतिवाद। तो नियतिवाद विचारधारा है, प्रकृति प्रमुख है, मनुष्य उसका दास है। हाँ, ये सब विद्वान कहां के हैं, जर्मनी के हैं, इसलिए इस विचारधारा को जर्मन विचारधारा भी कहते हैं। इस विचारधारा को जर्मन विचारधारा भी कहा जाता है। किसको, नियतिवाद को। नियति समझिए, नियति का मतलब भाग्य। आप कहते हैं कि यार तेरा भाग्य ऐसा था, तेरी नियति ऐसी थी, तो यहां पर भाग्य का मतलब उस समय प्रकृति से मतलब है, प्रकृति को माना गया भाग्य का। तो आप यहां पर पूरा समझ रहे हैं कि मानव का प्राकृतिकरण, मनुष्य अपने मूलभूत अवस्था की प्रकृति पर निर्भर है, आदिमकालीन अवस्था है, प्रकृति से डरता है, एक कहानी भी दी गई है, और यहां पर जो विचारधारा है वो नियतिवाद है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। अब इसको आप कीजिए, प्रकृति का मानवीकरण। अब मनुष्य अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है और प्रकृति में परिवर्तन करने लगता है तकनीक के द्वारा, अपनी बुद्धि विकास के द्वारा, तो होता है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण हम ये पढ़ने जाएंगे। प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण बिल्कुल आसान है। प्रकृति पर अब मानव का प्रभाव आ गया, प्रकृति पर अब मानव का प्रभाव आ गया। इसमें क्या है, यहां पर बताया गया है कि मनुष्य इस वक्त क्या करता है, मनुष्य प्रकृति के साथ रह रहा है, प्रकृति के साथ रहते प्रकृति को समझने का प्रयास करता है, और प्रकृति को समझते हुए वो अपनी तकनीक यानी प्रौद्योगिकी में सुधार करता है, और वो उसकी अब प्रौद्योगिकी का स्तर क्या है, वो उच्च होने लग गया है। प्रौद्योगिकी का स्तर उच्च होने लग गया है। यहां पर आप स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि जब मनुष्य अपनी क्षमता पर, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता हुआ, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है, और तकनीक व बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके, बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके प्रकृति में परिवर्तन शुरू करता है, प्रकृति में परिवर्तन शुरू करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। यानी तकनीक में बदल रहा है। तकनीक में कैसे बदलेगा, तकनीक में बदलेगा अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करके, अपनी तकनीक में सुधार करके वो बदल रहा है। आप छोटा सा उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपको सेब खाने हैं। सेब वस्तुतः कश्मीर का फल है, हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन आपको सेब खाने के लिए आपको हिमाचल नहीं जाना पड़ेगा, आप यहां पर उसको उपभोग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने प्रकृति का मानवीकरण कर लिया, प्रकृति पर अपना प्रभाव जमा लिया। आपको अमेरिका बात करनी है तो आप अमेरिका, फोन पे बात करनी है फोन पे बात कर सकते हैं। हाँ, आपकी किताब में एक उदाहरण दे रखा है। किताब में एक महिला है, कैरी नाम की महिला है, वो एक लंदन में एक शहर में रहती है, और वहां पर वो चारों तरफ बर्फ है, तो बर्फ को काटने के लिए उसके टायर, विशेष टायर हैं। अपने घर का तापमान उसने 23 डिग्री सेल्सियस का रखा है, जहां बर्फ, जब बाहर तापमान माइनस में जा रहा है, क्योंकि वहां पर उसने हीटर लगा रखे हैं। वो अपने टेबल पर बैठ के उष्णकटिबंधीय फलों का स्वाद ले रही है, आनंद ले रही है। तो यहां पर उसने प्रकृति पर एक तरीके से प्रभाव जमा लिया है। उसको दिल्ली में किसी मीटिंग में जाना है, और वहां पर वो दिल्ली में मीटिंग कर रही है, तो यहां पर वो प्रकृति पर अपना प्रभाव जमा रही है। तो आपका प्रकृति का मानवीकरण स्पष्ट रूप में एक अच्छा शब्द आएगा कि प्रकृति पर मनुष्य का प्रभाव, प्रकृति पर मनुष्य का प्रभाव। यानी आपसे पूछे कि प्रकृति का मानवीकरण क्या है, आप काफी शब्द लिख सकते हैं। प्रकृति का मानवीय, प्रकृति मतलब इसमें लिख सकते हैं कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ रहते हुए अपनी तकनीक में सुधार करता है, अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करते हुए पर्यावरण में, प्रकृति में परिवर्तन लाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति की पृथ्वी पर अब जैसे सड़क है, मकान है, कई सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन जो किए हैं, वही प्रकृति का मानवीकरण है। एक मनुष्य संसार में, हाँ यह लिख सकते हैं कि मनुष्य संसार की किसी भी वस्तु का उपभोग, किसी भी वस्तु का उपभोग कहीं पर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है। तो ये जो उसने एक अपना विकास किया, यही तो है प्रकृति का मानवीकरण। अच्छा, अब यहां पर एक शब्द एक और आता है सवाल कि ये जो प्रकृति का मानवीकरण है, इसमें प्रभाव किसका है, किस विचारधारा का प्रभाव है। तो देखिए बेटा, जैसे जैसे विद्वान समय के साथ बदलते हैं, पहले वो नियतिवाद विचारधारा के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जब मनुष्य प्रकृति को अपना दास मान रहा है, प्रकृति को सब कुछ मान रहा है, तो वो कुछ अपनी तकनीक में सुधार नहीं कर रहा है, वो विकास नहीं कर पा रहा है। और जब विकास नहीं कर पा रहा है, तो मनुष्य को प्रेरित करने के लिए,
प्रेरित करने के लिए, आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो कई जो हमारे भौगोलिक विचारक थे, मैकेंडर थे, उनकी प्रेरणा के कारण, उनके लेखों के कारण ही लोगों ने अपने अभियान चलाए थे। तो वैसे ही जो उनको प्रेरणा देने के लिए एक विचारधारा लेकर आए, और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं, वो ये मानते हैं कि संसार में पर्यावरण के साथ में रहकर, मनुष्य को पर्यावरण के साथ रहकर कई प्रकार की संभावना है, उन संभावनाओं को वो अपने विकास में काम में ले सकता है। तो एक विचारधारा आती है, उस विचारधारा का नाम है संभववाद। क्या नाम है? संभववाद विचारधारा। नाम से स्पष्ट है, संभव, कई प्रकार की संभावना। जैसे आपके पास संभावना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, आप किसका उपयोग करते हैं। तो वैसे प्रकृति के साथ रहते हुए मनुष्य के पास में कई संभावना है। और ये जो विचारधारा, ये जो दी थी, वो हमारे, आपका नाम पहले ही आ चुका होगा, जिन्होंने परिभाषा दी थी मानव भूगोल की, विडाल डी ला ब्लास, इन्होंने दी थी। और ये कहां के थे? ये फ्रांस के थे। इसलिए संभववाद विचारधारा को फ्रांसीसी विचारधारा भी कहा जाता है। जैसे नियतिवाद विचारधारा को जर्मन विचारधारा कहते हैं, वैसे संभववाद विचारधारा को फ्रांसीसी विचारधारा कहते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मनुष्य प्रकृति के साथ में, यानी प्रकृति पर अपना प्रभाव जमा रहा है, और वो इस संसार में अनेक संभावना है। मनुष्य का उसका बौद्धिक विकास, उसकी तकनीक है, वो किस संभावना का चयन करता है और अपना विकास करता है। तो यानी यहां पर किसको प्रमुख बनाया गया? इसमें यहां पर मनुष्य को प्रमुख बताया गया है, मनुष्य को प्रमुख बताया गया है, मनुष्य को प्रमुख बताया गया है इस विचारधारा में। नियतिवाद, मैं आपको रिपीट करता हूं, मैं नियतिवाद में प्रकृति को प्रमुख बताया गया है या मनुष्य को प्रमुख बताया गया है। यहां पर कई विद्वान आएंगे आपके, जैसे ब्लास है फ्रांस के, फेब्रे हैं, ये सब क्या है? आपके संभववाद विचारधारा के समर्थक हैं। अच्छा, संभववाद शब्द किसने दिया था? संभववाद शब्द दिया था फेब्रे ने। किसने दिया था? फेब्रे ने। और फेब्रे कहां के? फ्रांस के हैं। किताब में नहीं है, लेकिन जानना चाहिए आपको कि संभववाद शब्द किसने दिया था? फेब्रे ने दिया था। पॉसिबिलिज्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉसिबिलिज्म, और ये शब्द दिया था फेब्रे ने, और ये फ्रांस के हैं। तो आप प्रकृति के, मानव के प्राकृतिकरण से लेकर प्रकृति के मानवीकरण तक आ चुके हैं। अब देखिए, आप मेरी बात समझिए, पहले जो था नियतिवाद था, नियतिवाद के अंदर प्रकृति को प्रमुख माना गया है। अब आ गया है इसके अंदर आपके संभववाद। अब संभववाद में मनुष्य विकास कर रहा है, लेकिन मनुष्य विकास के दौर में अंधा हो चुका है। अंधा इन सेंस कि अब वो मनुष्य अपना विकास तो कर रहा है, लेकिन वो प्रकृति की तरफ, उसने प्रकृति का साथ देना छोड़ दिया है। वो इतनी तरीके से विकास कर रहा है कि उसने प्रकृति का विनाश करना शुरू कर दिया है। आप जो आज देख रहे होंगे, जैसे भूमंडलीकरण आपके आता है, आपके ओजोन का प्रभाव जो आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सब समस्याएं तो है, वन कट रहे हैं। तब विद्वान सोचते हैं कि नहीं, अब किसी तीसरी विचारधारा की आवश्यकता है। पहली विचारधारा नियतिवाद, या आपने पढ़ ली, प्रकृति प्रमुख है, जर्मन विचारधारा है, आप दोबारा वीडियो को देख कर सकते हैं। दूसरी विचारधारा संभववाद है, जो किसने दी है? ब्लास ने दी है। तब तीसरी विचारधारा आती है, और तीसरी विचारधारा को कहते हैं हम नवनियतिवाद विचारधारा। अच्छा, नियतिवाद का दूसरा नाम भी पर्यावरण निश्चयवाद भी है। आप ये भी ध्यान रखिए, पर्यावरण निश्चयवाद, अगर आपके पास में आता है पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा या नियतिवाद की। अब नवनियतिवाद विचारधारा दी, ये किसने दी? ये हमारे विद्वान, देखो परिस्थिति के हिसाब से देते हैं, समय के हिसाब से देते हैं। ये दी ग्रिफिथ टेलर ने। किसने दी? ग्रिफिथ टेलर ने। ये ग्रिफिथ टेलर ने दी। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जब देखा कि भाई मनुष्य को, जब मैंने संभववाद विचारधारा चल रही है तो मनुष्य तो पागल हो गया अपने विकास की होड़ के अंदर, तो उन्होंने कहा कि भाई मनुष्य को विकास करना चाहिए। लेकिन मुख्य बात क्या करी कि मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर विकास करना चाहिए, सामंजस्य बैठाकर विकास करना चाहिए। इन दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी। इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए आप शहर में रहते हैं, ट्रैफिक लाइट रहती है, आपके पास में ग्रीन लाइट आती है, आप रुक जाते हैं, ऑरेंज में आप चलते हैं, ऑरेंज में आप स्टार्ट करते हैं, ग्रीन में आगे चलते हैं, यानी आप थोड़ा रुकते हैं। तो वैसे ही मनुष्य को अगर विकास करना तो पहले रुकना चाहिए, रुक कर उसको देखना चाहिए जो मैं कर रहा हूं प्रकृति के अनुकूल है, प्रकृति के साथ है या नहीं है। अगर है तो उसे आगे बढ़ना चाहिए, और नहीं तो उसको वहीं पर रुक जाना चाहिए। यानी रुको, सोचो और फिर जाओ। यानी इस सिद्धांत का जो दूसरा नाम है, नवनियतिवाद सिद्धांत का जो दूसरा नाम आएगा वो है रुको और जाओ सिद्धांत। क्या आएगा? रुको और जाओ सिद्धांत। रुको और जाओ सिद्धांत।
इसको नव निश्चयवाद भी कह देते हैं, नव निश्चयवाद भी कह देते हैं। निश्चयवाद और नीतिवाद एक ही है। तो रुको और जाओ सिद्धांत समझ रहे हैं आप, स्पष्ट समझ रहे हैं। यहां पर प्रकृति प्रमुख है, अगली यात्रा होती है, यहाँ पर मनुष्य प्रमुख है, और यहाँ पर दोनों के बीच में सामंजस्य को बताया गया। दोनों को साथ लेकर चलेंगे, अगर चलेंगे तो ही मनुष्य का विकास संभव है। यानी मनुष्य प्रकृति की गोद में ही फल फूल सकता है, आगे बढ़ सकता है। इस तरीके का छोटे से उदाहरण दे सकते हैं कि बच्चा कितना बड़ा हो जाए, लेकिन उसकी जड़ें उसको अपने माता पिता के साथ ही रहना पड़ता है, तभी अगर उनके साथ रहेगा तो अपना विकास कर पाएगा। उनसे अलग हो जाएगा तो वो मुरझा जाएगा। इसी प्रकार ही यहाँ पर प्रकृति को बताया गया कि मनुष्य को प्रकृति के साथ रहना चाहिए। यह आपकी 3 विचारधारा हो गई। किताब में इसमें अलग से नहीं दे रखा, मानव के प्राकृतिकरण और प्रकृति के मानकरण दे रखा है। अब आधुनिक विचारधाराएं आ रही है। आपको पता है कि इस बार 12th क्लास में या सभी क्लासों में कोर्स काफी हटा है, तो जो हट गया है उसको मैं आपको नहीं कराऊंगा। आपके जो मुख्य जो आपके कोर्स में है वो चीज मैं करवा रहा हूं। अब देखिए, एक आता है, एक दशक आता है। आप इसमें आगे पढ़ेंगे कि भूगोल का विकास हो रहा है। तो एक दशक है 1970 का दशक, 1970 का दशक। ये दशक क्या है देखिए, समझिए आप। अब इस समय क्या हो रहा है, मनुष्य क्या कर रहा है, भूगोलवेत्ता क्या कर रहा है, भूगोलवेत्ता अपनी भूगोल की यात्रा पे चल रहा है। तो आप देखते हैं इसके अंदर, इस यात्रा में जो भूगोलवेत्ता थे 1970 के दशक में, वो देख रहे हैं केवल मात्रात्मक चीज को देख रहे हैं कि मनुष्य का विकास किस तरीके से है, कितनी रोडें बन गई हैं, कितनी सड़कें बन गई हैं, किस प्रकार से देश का विकास हो रहा है, कितनी सीमाएं हैं, कितने वृक्ष हैं। यानी यहां पर जो भी हो रहा है वो मात्रात्मक क्रांति के हिसाब से हो रहा है। यानी यहां पर मात्रात्मक क्रांति का प्रभाव था। यहां पर मनुष्य के कल्याण को नजरअंदाज कर दिया गया था। यहां पर भूगोल में खाली ये कहा गया था कि हम भूगोल को किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, हम इस परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे मात्रा के रूप में, मात्रा के रूप में। यानी कितने सागर हैं, कितने जनसंख्या कितनी है, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो यहां पर एक समस्या उत्पन्न हुई कि मात्रात्मक क्रांति का जब हुआ तो मनुष्य का जो विकास था, उसका जो सामाजिक कल्याण था, उससे वो गौण हो गया। तो यहां पर 3 विचारधाराएं मुझे होती है इसी के साथ में, आप ध्यान रखना। 3 विचारधाराएं करूंगा, 1, 2 और 3 साथ लेकर चलूंगा, आपको खुद को समझ में आएगा। पहली विचारधारा थी, वो थी मानवतावादी विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा, या इसको कल्याणपरक विचारधारा भी कहते हैं, कल्याणपरक विचारधारा। बेटा सब किताब में दे रखा है, मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि उस किताब में जो दे रखा है उसको आपको सामान्य शब्दों में परोस सकूं, बस मेरी जिम्मेदारी इतनी है। तो मानवतावादी कल्याणपरक, जब मात्रात्मक क्रांति थी, जब भूगोलवेत्ता मनुष्य के कल्याण को भूल गए, तो विचारधारा कुछ विद्वान आए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। उन विद्वानों ने कहा कि हम एक ऐसी विचारधारा लेकर आएंगे जो मानवतावादी होगी, कल्याणपरक होगी। यानी यहां पर मनुष्य के सामाजिक कल्याण को देखा गया, मनुष्य के सामाजिक कल्याण को देखा गया, सामाजिक कल्याण को देखा गया। सामाजिक कल्याण का मतलब उसकी शिक्षा कैसी है, उसका स्वास्थ्य पर, उसके आवास पर, इस पर ध्यान दिया गया। यानी आप देखेंगे आगे आएंगे, आवासीय भूगोल आएगा, नगरीय भूगोल आएगा, वो इसी संदर्भ में बनी है। और यहीं पर एमए के जो आप एमए करते हैं, यानी आप जो पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, वहां पर सामाजिक कल्याण, सामाजिक भूगोल को शामिल किया गया। सामाजिक भूगोल को विषय के अंदर शामिल किया गया कि इसको विषय में आप शामिल करना, यानी अपनी विषय वस्तु में शामिल करना बहुत जरूरी है। तो मानवतावादी कल्याण पर विचारधारा क्या है, सामाजिक कल्याण पर ध्यान देती है। दूसरी विचारधारा है आमूलवादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा, इसका नाम है रेडिकल विचारधारा, रेडिकल विचारधारा। ये क्या है समझिए। देखिए आमूलवादी है, रेडिकल का मतलब ये आप समझेंगे, ये किसी के विरोध में होती है। होता क्या है, अगर आप पॉलिटिकल में पढ़ा होगा आपने कि एक विद्वान है मार्क्स, तो मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया था। मार्क्स ने कहा था, जब पूंजीवादी क्या कर रहे थे, जो फैक्ट्रियों के मालिक थे, वो जब फैक्ट्रियों, अब उनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, मजदूर के काम कर रहे थे, मजदूर एक उचित एक सामान्य से शुल्क मजदूरी ले रहे थे और अपना काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मजदूरों का शोषण हो रहा था। यहां पर उनकी जो मूलभूत अवस्था है वो गौण कर दिया गया था। तो मार्क्स ने क्या कहा, पूंजीवादी के विरोध में एक विचारधारा लेकर आते हैं। तो मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित है, ये मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित है, मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित है। और इसमें क्या कहा, ये पूंजीवादियों के विरोध में है, पूंजीवादियों के विरोध में है, और मजदूरों के, जो मजदूर हैं या जो कमजोर वर्ग हैं, उनके कल्याण की बात करती है, उनकी समता की बात करती है, उनकी समता की बात करती है।
ये उनको कहती है कि उनको मूलभूत आवश्यकता मिलनी चाहिए। उनको रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उनको अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये विचारधारा मार्क्स की से प्रभावित है। इसके अंदर पूंजीवादियों का विरोध किया गया है। मजदूर, कमजोर वर्ग, जो शोषित वर्ग है, उनके कल्याण की बात की गई है। उनको समान अवसर देने की बात की गई। समान अवसर लिख सकते हैं, बहुत अच्छा शब्द है, समान अवसर की बात की गई। अब तीसरी विचारधारा क्या आती है? वो इसमें कहा गया, बहुलता ने देखा, कल्याण की बात हो गई। जो सामान्य परिप्रेक्ष्य में दिख रहा था कि मजदूर और उनका शोषण हो रहा था, वहां विचारधारा हो गई। तो अब क्यों नहीं हमारे जो मतलब इस विश्व में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग हैं, प्रजाति के लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं, उनकी बात करें। तो यहां पर एक विचारधारा आती है, उसका नाम है व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी विचारधारा। और इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि जो उस वक्त के संदर्भ में, यानी वर्तमान परिस्थितियों में धर्म, प्रजाति या सांस्कृतिक या संस्कृति से जुड़े हुए विषय वस्तु को उनका अध्ययन किया गया। संस्कृति से जुड़े विषय वस्तु का अध्ययन किया गया, यानी जो व्यवहार के अंदर जो चीजें थी उनका अध्ययन किया गया। इसको व्यवहारवादी विचारधारा कहते हैं। आप समझ रहे होंगे, मानवतावादी, अमूल्यवादी और व्यवहारवादी। आप किताब में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कुछ अलग हो। अलग से मतलब भाव यही होगा, कुछ शब्द होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ सामान्य शब्दों में लाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे याद हो। ये व्यवहारवादी, व्यवहार में क्या है? तो वर्तमान परिस्थितियां जो है वहां पर क्या हो रहा है, तो वर्तमान परिस्थितियों में धर्म, प्रजाति, संस्कृति, इनसे जुड़े हुए जो तत्व हैं उनका अध्ययन इस विचारधारा में बताएगा। तो हमने क्या पढ़ा? हम अगर शुरुआत करते हैं तो हमने पढ़ा पहले वीडियो में पढ़ा हमने कि भाई मानव भूगोल का जन्म कैसे हुआ था। फिर हमने पढ़ा कि हमने द्वैतवाद पढ़ा, जिसमें हमने नोमेथेटिक और इडियोग्राफिक पढ़ा। हमने कुछ विद्वान जो रेडजेल है उनकी परिभाषा पढ़ी, रेडजेल के एंथ्रोजोग्राफी पुस्तक पढ़ी, और फिर उसके हमने सैंपल की परिभाषा पढ़ी, हमने ब्लास की परिभाषा पढ़ी, हमने मानव की प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, उसके बारे में पढ़ा। आज हमने प्रकृति का मानवीकरण पढ़ा, जिसमें हम मानव का प्राकृतिकरण पढ़ा। पहले वो पढ़ा मानव का प्राकृतिकरण, जिसमें हमने समझा ये नीतिवाद विचारधारा है, जिसमें प्रकृति प्रमुख है, जर्मन विचारधारा है। रेडजेल है, हम्बोल्ट है, रिटरन के विद्वान है। फिर हमने पढ़ा प्रकृति का मानवीकरण, यानी मनुष्य का प्रकृति पर प्रभाव। यहां पर संभववाद विचारधारा है, ब्लास ने दी है, फेब्रे ने शब्द यूज किया है, मनुष्य प्रमुख है। फिर अगली विचारधारा थी नवनियतिवाद, नवनिश्चयवाद, या रुक जाओ सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर ने दी है, और मनुष्य प्रकृति के बीच में उसका सामंजस्य बताया है। हाँ, फिर हमने 1970 के दशक में मात्रात्मक क्रांति पढ़ी। उस मात्रात्मक क्रांति के विरोध में, हाँ ये शब्द लिखना बहुत जरूरी है, विरोध में तीन विचारधारा का उदय होता है। मानवतावादी, कल्याणपरक विचारधारा, मनुष्य के सामाजिक कल्याण को दिखाती है। आमूलवादी, रेडिकल विचारधारा, मार्क्स के सिद्धांत से प्रभावित है, पूंजीवादियों के विरोध में होती है। और व्यवहारवादी विचारधारा जो वर्तमान परिस्थितियों के अंदर होती है, धर्म, प्रजाति, संस्कृति से संबंधित जो तथ्य हैं उन पर स्थित होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपकी काफी समस्या दूर हुई होगी। मैं हर बार कहता हूं, क्लास में भी कहता हूं, जिनसे जुड़ा हुआ नहीं उनसे भी कहता हूं कि आप हर चैप्टर को जो पढ़े तो उसका मनन करें। मनन में आपको 2 मिनट में करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए पाठ पढ़ा, अब कैसे करना है आपको? आपने पाठ पढ़ा तो आप रिकॉल कीजिए। आप अलग कमरे में बैठ सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि मैंने इस पाठ में क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा कि मानव भूगोल का जन्म हुआ है, वो 18वीं शताब्दी के अंदर हुआ है। यहां पर द्वैतवाद आता है। द्वैतवाद में बताया गया है कि इडियोग्राफी का जिसमें नियम और सिद्धांत है, और इडियोग्राफी का जिसमें वर्णनात्मक भूगोल है, और नोमेथेटिक में क्या आता है, नियम और सिद्धांत आते हैं। हमने इसके अलावा हमने रेडजेल को पढ़ा, जिनकी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी, उन्होंने जो परिभाषा दी उसमें मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। फिर हमने सैंपल को पढ़ा, जिन्होंने बताया क्रियाशील मानव अस्थायी पृथ्वी के मध्य पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। इस तरीके से आप अपने आप को रिपीट कीजिए। जहां रुक जाए आप बुक देख सकते हैं, कहीं पर नोट्स मैंने आपको डाले हुए। मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो वीडियो फॉर्मेट है, आपको पीडीएफ है, ये सब कहां मिलेगी? आपको एक ऐप है प्ले स्टोर पर, ज्योग्राफी पाठशाला, वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको वहां पर धीरे धीरे उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं भी कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे आगे बढ़ने की। उम्मीद है आपका साथ मिलेगा, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।